तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9 का पहला चैप्टर विच इज़ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। सो सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम रीस्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो सीरीज़ है रीस्टार्ट, और जो हमारा सेशन है दैट इज़ 2024 एंड 25। ठीक है। तो अभी मैंने इससे जस्ट प्रीवियसली लॉग पढ़ाया है, लॉगरिथम्स। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि वो चैप्टर आईसीएसई क्लास 9 का वो चैप्टर है लॉग्स, वो चाहते हो आपकी मैं उसको पढूं, तो प्लीज़ आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। वहाँ से आप लॉगरिथम्स का वो पूरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मैंने ये पूरा आईसीएसई का कंटेंट मैथमेटिक्स का बना रखा है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो सेशन है 2024 एंड 25, ये मैं दोबारा से इंट्रोडक्शन इसके डालूँ 9th एंड 10th के, ओनली मैथमेटिक्स। ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं आज हमारा। ठीक है। तो सीधी सीधी बात करूँगा, कोई भी ड्रामा और ढकोसला मैं करने नहीं वाला। तो सिंपल सी बात है, चैप्टर नंबर 1। तो ये सेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला, पेशेंस रखिए। जिसने पूरा सेशन देख लिया तो उसको बहुत कुछ सीखेगा वो आज आज के सेशन में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक ट्री की बात करूं, है ना, अब मैं अगर मैं रैशनल एंड इरेशनल की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले एक नंबर सिस्टम का एक ट्री बना लेता हूं मैं, है ना। तो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो नंबर्स होते हैं, दैट इज एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, और एक होता है हमारा रियल नंबर। ठीक है। अब हमें पता है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है ये हमने कब पढ़ना है सर, जब हम 11th में जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे हमने पढ़ना है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स के दो भाग होते हैं, दैट इज़ इमेजिनरी एंड रियल नंबर। ठीक है। अब रियल के भी मैं इसको फर्दर दो भागों में तोड़ देता हूँ। तो रियल नंबर के अंदर कौन से दो नंबर्स होते हैं, पहला होता है रैशनल नंबर, और सेकंड होता है एक इर्रेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी एंड रियल। रियल के भी अंदर दो नंबर होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। अब रैशनल नंबर्स के अंदर दो नंबर्स होते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे कर रहा हूँ। एक होता है हमारा कौन, इंटीजर्स। ठीक है। और एक होता है हमारा नॉन इंटीजर्स। ठीक है। बहुत बढ़िया। इंटीजर्स भी दो फॉर्म के होते हैं, तीन फॉर्म के इंटीजर्स होते हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इंटीजर्स को भी मैं तीन सब पार्ट में तोड़ देता हूँ। दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है जी नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है ज़ीरो। ठीक है। तो ये जो चार्ट है, एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको बना लीजिए, बहुत बढ़िया सा चार्ट है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर, रियल नंबर के आते हैं अंदर आता है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर भी तीन टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड ज़ीरो। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। तो मैं इसको फिर से ऊपर से जूम आउट कर ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत बढ़िया, हमने ये चीज़ आपको बताई और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये जान के, है ना। ये सर ये सब मुझे आता है पहले से ही, तो बहुत बढ़िया अगर आपको आता है तो। ठीक है। तो ये मैंने एक चार्ट आपके सामने बनाया। अब सीधे मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इंटीजर अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूँ, तो इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा जी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नंबर्स सबसे पहले जो पॉजिटिव नंबर्स आए जैसे 1 2 3, उनको मैं क्या बोला गया, नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स के अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, दैट इज़
दैट इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ तो ये पूरे के पूरे होते हैं, ये होते हैं फुल। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि सर क्या 1.2 एक नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट था नेचुरल नंबर का। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में क्या हुआ, ये जहाँ पे ज़ीरो भी इंट्रोड्यूस हो गया इस पॉजिटिव इंटीजर के साथ, उसको मैंने क्या बोला बच्चों, उसको मैंने बोला होल नंबर। क्या बोला, होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, होल नंबर्स वो होते हैं जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, ये होते हैं होल नंबर्स। और ये भी क्या होते हैं बच्चों, ये भी होते हैं फुल, पूरे के पूरे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 2.3 क्या एक होल नंबर है सर, तो मैं बोलूँगा नहीं सर ये एक होल नंबर नहीं। ठीक है, ये भी क्या होता है, पूरे के पूरे होते हैं। तो यहाँ तक आप प्लीज़ बहुत मज़े से सेशन देखें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। और इस सेशन के एंड में, जैसे ही मैं एंड करूँगा इसका सेशन, तो आपके जितने भी एम एल अग्रवाल या सेलिना के क्वेश्चन है वो लगने लगेंगे। तो पूरा सेशन पूरे एक स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि ICSE 9 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड वाला पार्ट विच इज़ इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं जी, मैंने आपको बताया कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, फिर होते हैं जी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर के केस में हमने आपको बताया था कि 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी। नेगेटिव इंटीजर का केस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा जी -1 -2 -3 -4, है ना, ऐसे करके अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं मेरे इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही भी पूरे के पूरे फुल होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि सर 3.2 एक इंटीजर है, तो आप बोलोगे नहीं जी ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये ट्री हमने अभी देखा, तो यहाँ तक अभी हमने ये चीज़ें देखी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक अभी हमने चीज़ें देखी, तो अभी तक हमने, अब क्या बात ये है ना, कि बहुत प्राचीन साल पहले ये चीज़ें ढूंढी गई। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा था लोगों को ऐड करने में, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में बहुत मज़ा आया। लोगों को ऐड करने में, सब्सट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। बट इनको असली मज़ा तब आया जब इसने एक इंटीजर को, किसी भी इंसान ने, बहुत प्राचीन लोग में बहुत विद्वान थे, तो इनको असली मज़ा तब आया भाई जब इन्होंने ना किसी भी दो इंटीजर्स को रेशोज़ में लिया है या फिर डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड। इनको तब मज़ा आया, और मज़ा आया जब इन्होंने दो नंबर्स को डिवाइड कर दिया। अब जब दो नंबर्स को डिवाइड किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ 2/1, तो ये एक ऐसा अजूबा बन गया कि ये किसकी फॉर्म में आ गया, देखो ध्यान से, ये P/Q की फॉर्म में आ गया। और इसका नामकरण कर दिया इन्होंने रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q both are both are इंटीजर्स। ये बोथ इंटीजर्स होने ज़रूरी है ना। रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर होने ज़रूरी हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमने अभी देखा। एक की पॉइंट है जो कि मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं चांद सितारे बताऊं, जब भी मैं चांद सितारे बनाऊं, तो समझ जाना कि कुछ इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हम, ध्यान से देखेंगे हम। ये मैं जो लिख रहा हूँ इसको बहुत प्यार से देखिएगा। 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो आपको ये साफ दिख रहा होगा कि इट इज़ ए नेचुरल नंबर। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक कर दूँ, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये एक होल नंबर है।
और यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी से फिर 0, -1 और 1 2 इन्फिनिटी तक लगाओ तो हमें साफ दिख रहा है कि ये एक इंटीजर है। अब ध्यान से देखेंगे, अभी मैंने रैशनल नंबर्स का केस लिया था। रैशनल नंबर क्या होता है? जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस 1 की जगह 1 कर दूँ तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं बन गया? 2/1 कर दूँ, क्या ये रैशनल नंबर नहीं बन गया? अगर मैं कोई भी सच नंबर ले रहा हूँ, मान के चलो 3, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिस नंबर का कोई नहीं है तो उसका भगवान ही एक है ना भाई? तो मैं इसके नीचे अगर 1 लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। इट मीन्स कि ये सारे नेचुरल नंबर्स, इट मीन्स कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सिमिलरली यही होल नंबर का केस है, 0/1, 1/2, 2/1, 3/1। 0/1 क्या है? 0/1 भी तो एक नेचुरल नंबर ही है और रैशनल नंबर ही है। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि देखो 0/1 बोला भाई, मेरे को ऊपर वाला 0 हो जाए कोई दिक्कत है, नीचे वाला नहीं होना चाहिए भाई। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सिमिलरली इंटीजर का भी यही केस है कि मैं बोलूँ ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे ये की पॉइंट थे, 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं और सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इंसान को पता चल गया था, और इंसान ने बहुत मौज भी ले लिए थे कि भैया जब मैंने किसी दो नंबर को डिवीज़न किया या दो इंटीजर्स को जब मैंने डिवाइड किया, रेशियोज में लिखा, तो बहुत सारे प्रजाति बनी, है ना? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बना होगा 3/5 भी बना, सिमिलरली 3/11 भी बना, ऐसी ऐसी ही 3/5 बना, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐसी 3/11 बना, ऐसी यहाँ पे 11/3 भी बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, बन सकता है। या फिर मैं बोलूँ या पाई/1, पाई बोले तो 3.14 और चलता जाता है। ठीक है, तो जब इंसान ने बहुत सारे नंबर्स को, बहुत सारे दो इंटीजर्स को जब रेशोज़ में लाए, तो उनको एक चीज़ और पता चली, और वो क्या थी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो मैंने एग्जांपल्स लिए, तो जब 5 को 3 से डिवीज़न में ये लेकर आए तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे क्या बन गया? 0.6, मतलब एक पॉइंट के बाद नंबर रुक गया। तो ऐसे नंबर्स को बोला गया क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोला गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब जब मैं किसी को डिवाइड कर रहा हूँ और वो एक पॉइंट के बाद रुक जाए, उसको बोला गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो है ये सारे रैशनल नंबर्स ही, और मे नॉट भी, ये मैं नहीं बोल सकता, बट ये रैशनल नंबर्स का केस है। और जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, जब भी उन्होंने मतलब दो नंबर्स को जब उन्होंने डिवीजन में लेकर आए ना, तो बहुत सारे केसेस बने। वही केसेस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो पहला केस क्या बना कि जब मैं नंबर को डिवाइड करूँ और वो एक पॉइंट के बाद रुक जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे जब उन्होंने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे इनको देखा कि जब मैं इसको 11 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 जा 22, फिर यहाँ पे कितना आ गया जी? 8, 0 आ गया, फिर 7 जा 77, और ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ये चलता ही जा रहा है। इसको क्या बोला गया? इसका नाम करा गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ तक क्लियर? तो पहला बोला गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तीसरा केस कुछ ऐसा बना जैसे कि 10/3। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 3 से 10 को, तो 3 3 जा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो ये कुछ केस ऐसा बन रहा है 3.3 बार का केस।
अब ये जब 3.3 बार का केस बन रहा है तो मुझे यहाँ पे साफ सीधे से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोला? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। सिमिलरली एक नॉन टर्मिनेटिंग भी एक रैशनल नंबर होता है। सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी एक रैशनल नंबर होता है। बट अगर मैं एक ऐसी बात कर दूं कि सर 3.14 और चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये केस जो होता है, ये केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का केस, NTNR का केस। और ये होता है मेरा कौन सा नंबर? इस नंबर को हम क्या कहते हैं? इस नंबर को हम कहते हैं एक इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? एक इर्रेशनल नंबर। तो आपने बहुत सारी डेफिनेशंस देखी होंगी कि वो क्या कहते हैं कि जी जो नंबर, ऐसे नंबर विच आर नॉट रैशनल आर इर्रेशनल। तो वो इसी सारे चीज़ों को देख के ही वो डेफिनेशन दी गई है। समझ पा रहे हो कि जब मैंने दो नंबर्स को डिवीजन में लाया ना तो ये सारी कंडीशन बनी। तो ये सारे रैशनल नंबर थे, ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल ना, ये भी था, बट ये नहीं था। तो मैंने क्या बोला कि द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर इर्रेशनल। या फिर मैं इसकी एक और परिभाषा या एक और डेफिनेशन लिख सकता हूं, द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर known as irrational number। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ईजी है ना? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि टर्मिनेटिंग क्या है एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे इसमें धीरे धीरे करके देखो एक मतलब लिंक बनाते हुए चलेंगे। अभी टर्मिनेटिंग की बात आ रही है तो मान के चलो कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, अगर मैं बोलूँ कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप मुझे बताओ कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर एक नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है? तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे कि एक नंबर मैं ले रहा हूँ। लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 3/5। ठीक, फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 5/16। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, 16 ना करके ना मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ इसके लिए। मैं इसको कर देता हूँ 5/4। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ लेट सपोज 32/21। ओके, और मैं कर देता हूँ 11/100। तो यहाँ पे मुझे विदाउट एक्चुअल डिवीजन मुझे बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर ऊपर वाले को हम बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। सबसे पहले डिनोमिनेटर में जाओ, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जाओ और उसके फैक्टर्स निकाल दो। तो अगर फैक्टर निकाल के ओनली 5 आ रहा है, या फिर मैं बोलूँ ओनली 2 आ रहा है, या फिर बोथ 2 एंड 5 आ रहा है, तो ये होगा मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ तक क्लियर है? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसे सर, कैसे मान लूँ सर? हम आपका विश्वास नहीं करते। बहुत बढ़िया, मत करो। 3/5, नीचे वाले को देखो, इसके फैक्टर्स निकाल लो। 5 भाई, 5 1 जा 5, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखो, अब इसको मैं डिवाइड भी अगर करता हूँ, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 0.6, रुक गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म बात। तो ये तो टर्मिनेटिंग आ गया।
ठीक है, अब आ जाते हैं 5/4 पे। 5/4, 4 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 4 के अगर मैं फैक्टर्स लूँ, 2 2 जा 2 1 जा, कितना आ रहा है देखो, 2 के ही फैक्टर है, मतलब 2 की पावर 2 अपॉन 5। इसका मतलब ओनली 2 आ रहा है, ओनली 2 फैक्टर है, तो ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल भी दे सकता था, पर मैं सिंपल एग्जाम्पल इसलिए दे देता हूँ ताकि आप भी कर पाओ इसको, है ना। 4 1 जा 4, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, फिर 2, फिर 0, 4 5 जा 20, तो 1.5 में रुक गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। 11/100 को करते हैं, 11/100। अब यहाँ पे 100 के मैं फैक्टर्स निकालता हूँ। 2 5 जा, ठीक है, फिर 2 5 जा 10, 0, 2 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 11/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो, ये इसकी फॉर्म में है, 2 की पावर m की फॉर्म में और 5 की पावर n की फॉर्म में, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, दोनों भी हो सकते हैं 2 और 5, बट अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नंबर आ गया, जैसे कि 3, जैसे कि 7, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा काम खराब, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 32/21, 32/21, तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, साफ पता चल रहा है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 7 से करेंगे, 7 3 जा और 3 1 जा, तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 32/7 इंटू 3। तो यहाँ पे ना तो 2 का फैक्टर है, ना तो 5 का फैक्टर है। ठीक है, मान के चलो ये ऐसा आ जाता कि यहाँ पे 2 भी होता और 5 भी होता, तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 आ चुका है। क्लियर है मेरी बात की नहीं है, बट है एक्चुअल में ये एक रैशनल नंबर ही। ठीक है, तो रैशनल नंबर के अंदर तो टर्मिनेटिंग भी आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी आते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में। अब आते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो हमारा सेशन जो होने वाला है ना, बहुत लंबा होने वाला है, बट अगर आप इसको करोगे ना अच्छे से, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आईसीएससी में तो फेल नहीं होने वाले, पहली बात। दूसरी बात, आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत प्यार से इसको करना है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल सही वीडियो आ रही है, और पिछले बार मेरे लॉग्स में वो वीडियो ख़राब हो गई थी, तो मैं एक बार देख ले रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं प्राइम नंबर्स पे। तो व्हाट आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें जिसमें द नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स। पहला तो फैक्टर होगा 1 और सेकंड होगा इट सेल्फ, है ना, इट सेल्फ। जैसे कि प्राइम नंबर में आ जाता है 2 3 5, ठीक है, 7 11 13 एंड सो ऑन चलता जाएगा, है ना। मतलब एक खुद का फैक्टर होगा, और एक मतलब एक तो 1 होगा इनका फैक्टर, और एक ये खुद होंगे, उसके अलावा नहीं हो सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जो 2 है ना, वो एक लौता इज ओनली ओनली इवन प्राइम नंबर। एक ओनली इवन प्राइम नंबर में सिर्फ एक लौता 2 ही है, जो कि मैं इसको बोल सकता हूँ ये एक इवन प्राइम नंबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, विच इज़ कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे कि 4, 4 के मैं 3 फैक्टर ले सकते, एक एक हो गया, एक 2 हो गया, एक खुद 4 हो गया, तो इसके 4 फैक्टर होते, ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं बताइए। ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF
एक होता है, एक होता है मतलब इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, नो कॉमन, है ना। मतलब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, जैसे कि मैं बोलूँ 3 और 2, 3 और 2 में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, समझ पा रहे हो। इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, समझ पा रहे हो। जैसे कि 3 और 8, इस पर कुछ भी को प्राइम मतलब इस पर कुछ भी कॉमन नहीं है ना। जैसे कि 9 और 11, जैसे कि 11 और 13, ये क्या है, मेरे को प्राइम नंबर्स है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, एक को छोड़ के। HCF दोनों का एक होना चाहिए, मतलब कॉमन एक, वन नंबर वन होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक अभी हमने बात करी, सीधे सीधे कंटेंट पे बात हो रही है ICSE की। मैं सीधी बात करूँगा, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पे भी टाइम नहीं है और आप पे भी टाइम नहीं है, ठीक है। आते हैं सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं चांद सितारे बनाता हूँ ना, तो बस ये समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूँ रैशनल नंबर के साथ अगर मैं प्लस करूँ, माइनस करूँ या फिर मल्टीप्लाई करूँ किसी भी रैशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर लीजिए। अगर मैं रैशनल नंबर के साथ प्लस करूं, माइनस करूं और मल्टीप्लाई करूं एक इर्रेशनल नंबर के साथ, तो वो क्या देगा आपको पता है, वो एक इर्रेशनल नंबर देगा। वेरी गुड। बट एक केस पे वो इर्रेशनल नंबर नहीं देगा, जब मैं रैशनल नंबर, जब एक केस में वो इरेशनल नंबर नहीं देगा कि जब मैं यहाँ पे ज़ीरो से इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, ज़ीरो इंटू कोई भी एक इरेशनल नंबर करूँगा तो वो ज़ीरो ही आएगा। तो एक्सेप्ट ज़ीरो के केस में वो एक रैशनल नंबर दे सकता है, ठीक है। वरना किसी भी रैशनल नंबर के साथ अगर मैं प्लस करूँ, माइनस करूँ, मल्टीप्लाई करूँ एक इरेशनल नंबर का, तो वो एक इरेशनल नंबर ही आता है, एक्सेप्ट ज़ीरो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर मैं एक इरेशनल नंबर के साथ प्लस करूँ, माइनस करूँ या मल्टीप्लाई करूँ एक इरेशनल नंबर को, तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो सकती है। और वो क्या हो सकती है, इट मे बी रैशनल, यहाँ पे ये मे बी रैशनल हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, या फिर मे बी इरेशनल हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। ये चीज़ें मैं आप लोगों को ना बिल्कुल ज़मीनी स्तर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ICSE में कितना ड्रामा होता है, ठीक है। मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है ICSE 9th वालों को। तो ये बार बार मुझ पे एक लड़के का मैसेज आ रहा है, बार बार उसने मुझे फ़ोटोज़ भी शेयर करी कि सर प्लीज़ 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 करा दो, सर प्लीज़ करा दो। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा यार कि एक साल में पूरा इनएक्टिव था ही, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार अब अच्छे से ही मेहनत करी जाए आप लोगों पे भी। और मैं खुद भी थोड़ा सा ग्रिल्ड होना चाहता हूँ, है ना। बहुत सालों से मैं थोड़ा दूर हूँ यूट्यूब से, तो अब मैं वापस आ रहा हूँ। धीरे धीरे करके टाइम लगता है भाई चीज़ों का, है ना। चलो जी, आ जाते हैं हम, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ समाप्त। अब आते हैं हम सीधे मुद्दे की बात में। और जो मुद्दा है हमारा वो होता है मेरे टाइप के क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, है ना। तो मेरा सेशन अगर किसी ने देखा है, तो स्टार्टिंग से अगर वो सेशन को देखेगा तो वो इन द एंड ऑफ द डे या इन द एंड ऑफ द लेक्चर वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन। देखो मैं सारा पूरा चैप्टर, ये बहुत ही बड़ा लेंदी चैप्टर है और पूरे लेंदी चैप्टर को मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा सर कि सर रिप्रेजेंट करो √2 इन नंबर लाइन। मुझे ना इस √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बना देता हूँ, देखते हैं यार कहाँ मिल जाए नंबर लाइन। चलो जी, यहाँ पे इसको ले लेते हैं ना। चलो, तो ये एक नंबर लाइन मैंने ऐसा कुछ बना ली, मान के चलो दिस इज़ अवर नंबर लाइन, ठीक है। और नंबर लाइन में बना रहा हूँ, ये है ज़ीरो। ये रैंडमली नहीं लेना, आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है। ये 1, ये 2, ठीक है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। बट इसको कराने से पहले अब ध्यान से देखो, मुझे इसने क्या बोला, मुझे इसने एक इर्रेशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए बोल दिया।
बड़ी महाभारत कर दी भाई इसने कि एक इरेशनल नंबर को अपन प्लॉट कैसे करें। ठीक है, अब इरेशनल को प्लॉट करने के लिए बड़ा ही सिंपल मुद्दा है, एकदम घबराने की इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी इरेशनल नंबर को प्लॉट करना है ना, तो आपको एक अंकल का नाम याद रखो, दैट इज़ पाइथागोरस अंकल। पाई थोगोरस, पाइथागोरस अंकल को याद रखना है। तो पाइथागोरस अंकल क्या कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस अंकल कहते थे कि सर परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, अंकल जी क्या कहते थे कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा ना बच्चे, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे हाइपोटेनियस या पाइथागोरस अंकल बोलते थे। ठीक है, तो इसी का अपन को यूज़ करना है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि अंडर रूट 2 आया कैसे होगा। अब ध्यान से देखेंगे कि मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना है, कि इस P और B में मुझे कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखनी है कि जब मैं उसको ऐड करूँ ना तो 2 आ जाए, और यहाँ से h है ना, h का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट 2 लगेगा। बस ये इतना दिमाग आपको लगाना है, मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि ये जो h है ना, ये h इक्वल्स टू अंडर रूट 2 आ जाए। समझ पा रहे हो? तो मैं परपेंडिकुलर में क्या नंबर लूँ, कितना यूनिट लूँ, और बेस में मैं कितना यूनिट लूँ, बस इतना दिमाग लगाओ। तो मुझे साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि अगर मैं बेस में 1 यूनिट ले लूँ, 1 यूनिट, और बेस में 1 यूनिट ले लूँ, और परपेंडिकुलर में भी मैं ये 1 यूनिट ले लूँ, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, ये है मेरा, यहाँ से यहाँ तक मैं 1 यूनिट ले लूँ, 1 यूनिट ले लूँ, तो मेरा काम हो जाने वाला है। तो बहुत अच्छे से, तो मैंने 1 यूनिट यहाँ से ली, 1 यूनिट, और वही यूनिट 1 यूनिट यहाँ मैंने यहाँ से ले ली। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नामकरण करना है। तो देखो मैं इसको नामकरण कर देता हूँ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, और इस ए सी को मैं मिला देता हूँ बहुत अच्छे से। ये दिखाना पड़ेगा ना आपको, टीचर को दिखाना भी तो है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इन ए और सी को मैंने जोड़ दिया, बहुत बढ़िया। अब आपको वहाँ पे सिंपल सी बात करनी है कि जो सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना सर, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। और परपेंडिकुलर सर मैंने 1 यूनिट लिया था, बेस भी मैंने 1 यूनिट लिया था, तो ये हो जाएगा 2, और हाइपोटेनियस हो जाएगा सर अंडर रूट 2। तो ये हाइपोटेनियस जो पूरी वैल्यू हो गई हो जाएगी मेरी अंडर रूट 2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं रेडियस जैसे मैं बना रहा हूँ, मान के चलो ये एक पॉइंट है, ये सेंटर है, और ये रेडियस है। तो अब इस पूरे को ऐसे करूँगा मैं गोला, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस। तो अगर मैं यहाँ से मान के चलो कि ये ओ और ये जो सी है ना, ये देखो ए और ये सी है, ये एक रेडियस है। तो अगर मैं इस पर एक सर्कल बना दूँ ऐसे करके, तो एक सर्कल बन जाएगा, देखो ध्यान से ऐसे। अब ये जिस पॉइंट पे टच करेगा ना इस लाइन पे, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट 2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब एक सिंपल से आपने आर्क से बनाना है, आर्क लेना है, और इस पॉइंट पे आपको क्या बोलेंगे हम, इसको अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अंडर रूट 2 का जो चला आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को पीछे रिवाइंड करिए और बहुत अच्छे से इसको समझिए, 1-2 बार करोगे आपको आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सिमिलर है, बहुत बढ़िया सर। तो अभी मेरे को सर अंडर रूट 2 का चोचला तो समझ में आ गया, बट अगर सर मेरे को अंडर रूट 3 कहीं प्लॉट करना हो नंबर लाइन में, तो मैं कैसे करूँगा सर? वो मैं ऐसे करूँगा सर कि मैं एक नंबर लाइन बनाऊँगा, और अगर आपको अंडर रूट 3 करना है तो आपको अंडर रूट 2 करना ही पड़ेगा। मतलब अंडर रूट 2 के पास आपको पहले अंडर रूट 2 का चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंडर रूट 3 पे जाओगे। तो सिंपल सी बात है, वही 0, यहाँ पे 1, तो मैंने फिर यहाँ से कितना यूनिट लिया, 1 यूनिट लिया, ठीक है। फिर यहाँ से भी मैंने 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट लिया, और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, नामकरण कर दिया ए बी सी। फिर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज़ 2, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये मेरा अंडर रूट 2 आ गया। यहाँ तक मैंने कर लिया। अब आपको क्या करना है, फिर से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं पाइथागोरस का इस्तेमाल अच्छे से करूँ और मुझे अंडर रूट 3 चाहिए, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि मुझे किसी भी तरीके से, अब देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से एक 1 यूनिट का यहाँ से यहाँ तक, इससे अगर मैं 1 यूनिट का यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचता हूँ, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 यूनिट, और ये हो जाएगा मेरा
√2। अब ये मेरा बेस बन गया और ये हो गया मेरा क्या, परपेंडिकुलर। और इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो बड़ी वाली साइड क्या बन जाएगी मेरी, इसका नामकरण कर देते हैं डी। अब ध्यान से देखेंगे कि जो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। क्लियर। अब ए डी का स्क्वायर अपन को नहीं पता, विच इज़ माई हाइपोटेनियस। ए सी कितना है, ए सी है मेरा √2 का होल स्क्वायर। डी सी कितना है, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 4। ये मतलब √2 का स्क्वायर होता है √4 और √4 होता है 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। तो ए डी हो जाएगा मेरा √3। तो ये हो जाएगा मेरा पूरा √3। और फिर मैं यहाँ से फिर से वही आर्क लूँगा तो यहाँ कहीं √3 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फिर से रिवाइंड करिए इसको वीडियो को, और आप आराम से इसको कर सकते हैं। आते हैं √5 पे। अब √5 पे बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख लेता हूँ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 0 लूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, तो देखो ये नीचे वाले बेस में मैंने 2 यूनिट ले लिया और ऊपर वाले में मैंने 1 यूनिट ले लिया। और अगर मैं पाइथागोरस लगाऊँ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब बेस का स्क्वायर है मेरा 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी 4 + 1, तो ये आ जाएगा जी कितना, 5, √5। तो यहाँ से मैं ये आराम से कर सकता हूँ, है ना, ऐसे करके। तो √5 कहीं 2 और 3 के बीच में ही आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप ये अपने आप से ट्राई करना, √17, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप कर लोगे उसको, है ना, ये आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक अभी हमने देखा, अभी हमने एक इरेशनल नंबर देखा बहुत अच्छे से। अब एक चीज़ हमने देख ली कि सर ये √2 जो है ना सर, इसको मैंने प्लॉट तो कर दिया नंबर लाइन में, ठीक है, नंबर लाइन में इसको मैंने प्लॉट कर दिया सर। बट सर ये एक √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, भाई मैं इसको प्रूव कैसे करूं? है, टीचर बोलेगा कि सर प्रूव √2 बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अब इसको कैसे प्रूव करें? ये तो मुझे पता है कि सर √2 एक इरेशनल नंबर होता है, बट मैं इसको प्रूव कैसे करूं सर, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का मुद्दा है और इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। अब इस कॉन्ट्राडिक्ट मेथड को हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब अभी आप धीरे धीरे करके मैथमेटिक्स के अंदर घुसने वाले हो, कोर में, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं लिख लेता हूँ कि मुझे प्रूव करना है ना, प्रूव √2 बी ए इरेशनल नंबर। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट √2 बी ए रैशनल नंबर। सबसे पहले मैंने लेट किया कि सर √2 जो है ना एक रैशनल नंबर है, और अगर √2 एक रैशनल नंबर हो गया ना तो सर मुझे पता है कि रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, P/Q की, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट का ही नंबर मिलेगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेट किया, एंड पी एंड क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मतलब P/Q की फॉर्म में, मतलब 3/5, तो ये दोनों को प्राइम है, 3 और 5 अलग अलग है, सेम नहीं है। क्या 11/12 में को प्राइम बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या मैं 3/6 को प्राइम बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ये को प्राइम नहीं है।
ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि √2 एक रैशनल नंबर है, लेट किया पी एन क्यू की फॉर्म में, और ये दोनों मैंने ये जरूर बताया कि ये को प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन इसी का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने करेंगे कि √2 को आपने क्या बोला था, लेट किया था पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ √2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। तो मैं क्या करूँगा, इस क्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो पी हो जाएगा मेरे पे √2 क्यू। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। जहाँ भी अंडर रूट लगे बिल्कुल नफरत करना है हमें इनसे, और मुझे अंडर रूट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जब मैं ऐसा करता हूँ ना, तो ये अंडर रूट यहाँ से हट जाता है और ये हो जाता है जी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q²। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसको बोल देता हूँ, तो स्टेटमेंट को अब यहाँ पे देखो, मैं इसको अलग से यहाँ पे कर रहा हूँ कि p² अपॉन 2 इक्वल्स टू q² मैं बोल सकता हूँ। इस स्टेटमेंट को देखो जरा, और स्टेटमेंट को अगर मैं 2 इसके नीचे फेंक देता तो ये कुछ ऐसा होता। तो क्या इस स्टेटमेंट को देख के या फिर इस स्टेटमेंट को देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई p² इज डिविजिबल बाय 2? बोल सकता हूँ ना। और अगर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, तो ये स्टेटमेंट में ऐसे भी तो लिख सकता था, देखो जरा, p इंटू पी अपॉन 2 इक्वल्स टू q²। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई p इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सही। यहाँ तक अभी हमारा आधा काम हुआ है। अब जब मुझे एक चीज़ पता चल गई कि p ना 2 से डिविजिबल है। अब ध्यान से देखो, मैंने को प्राइम नंबर्स लिए थे, तो देखो p तो 2 से डिविजिबल हो गया। अब मैं किसी भी कारण, किसी भी तरीके से अगर q भी 2 से डिविजिबल कर दूँ ना, तो मेरा काम बन जाएगा कि जो मैंने लेट किया था ना, वो अपनी बात मैं झुठला दूंगा और फिर मैं स्टेटमेंट से उसका खेला खेलूंगा। तो यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस p को जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो। p इज बोले तो इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 है और एक कांस्टेंट लगा देंगे हम। यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेंगे। क्यों ले लेंगे कि अगर मैं बोलता हूँ सर 15 है, तो यहाँ पे अगर मैंने बोला है सर, यहाँ पे अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 10 है, तो अगर मेरे पे 2 है तो एक कांस्टेंट नंबर क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ तो पता ही होगा आपको। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है 5 रहा होगा। तो ऐसे ही मैंने p को एक 2 लिया यहाँ पे, क्योंकि 2 तो डिविजिबल हो रहा था, तो मैंने एक कांस्टेंट नंबर c ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक इक्वेशन बन गई p इक्वल्स टू 2c। अब यहाँ पे आप ऊपर चलेंगे और आपको पता है कि p की वैल्यू क्या है, √2q। तो मैं क्या करूँगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा ना वैल्यू। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2q इक्वल्स टू 2c। q था ना वो? हाँ q था, ठीक है। फिर देखो अंडर रूट आ गया, तो मैंने आपको बोला था जब भी अंडर रूट आए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। जैसे ये करोगे तो ये आ जाएगा जी 2q² इक्वल्स टू 4c²। फिर ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा q² इक्वल्स टू 2c²। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मैं किनारे पे लिख ले रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे कि q² इक्वल्स टू 2c²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, q² अपॉन 2 इक्वल्स टू c²? अब क्या इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई q² इज डिविजिबल बाय 2 और q इज डिविजिबल बाय 2? अब ध्यान से देखें, q भी 2 से डिविजिबल हो गया और p भी मैंने यहाँ पे 2 से डिविजिबल कर लिया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो मैंने एजम्पशन किया था ना कि एक रैशनल नंबर्स है और पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर्स है, वो गलत हो गया। तो जब मेरा एजम्पशन ही गलत हो गया, तो मैं बोलूँगा कि जो मैंने नंबर लिया था ना भाई, वो एक इरेशनल नंबर है। तो मैं क्या बोलूँगा, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना? तो ये क्या होता है भाई, हमारा एजम्पशन गलत हो गया,
सो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेशन बहुत ही लंबा होने वाला है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिए सेशन को, और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको भेजें। तो आपका जो पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही लेंदी है वो आपके लिए इजी हो जाए। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस पर कवर नहीं करी है, जैसे कि एलसीएम लेना है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना, ये चीज़ें आप लोग कर चुके हो 8th में। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें डिस्कस करना तो ख़राब हो जाएगा सीन, है ना। ओके तो यहाँ पे मैंने अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर लिया। तो ये इसका सब पार्ट था, एक और सब पार्ट देख लेते हैं। तो ये सिंपल सिंपल सा था कि जैसे अंडर रूट 2 को कर लो, अंडर रूट 3 को कर लो, अंडर रूट 5 को कर लो। ऐसे भी आ सकता है कि 1/√2 को एक इरेशनल प्रूफ कर लो। तो आप सीधे सीधे इसी को लेट कर लेंगे, लेट दिस बी ए रैशनल नंबर। तो आप बोलोगे 1/√2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 2 और यहाँ पे हो जाएगा पी, और फिर से वही वाला काम आप स्टार्ट कर दोगे जैसे अभी हमने ऊपर सेशन किया। ठीक है, यही वाला काम। तो कभी भी ऐसा कुछ नंबर आए तो घबराना नहीं। ठीक है, इसका सेकंड सब पार्ट में देख लेते हैं, विच इज़ 3 + अंडर रूट 2। इसको मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, मुझे इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे, इसको भी आप सीधे सीधे बोलोगे लेट 3 + अंडर रूट 2 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे आप शॉर्टकट में नहीं करोगे, आप पूरा लिखोगे। तो अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो ये हो जाएगा 3 + अंडर रूट 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म। अब आपको इस फॉर्म में क्या करना है ना, आपको सीधे सीधे ब्रेकअप कराना है। क्या कराना है, ब्रेकअप कराना है। किसका ब्रेकअप कराओगे आप, जो अंडर रूट पे है उसका ब्रेकअप कराओगे। मतलब क्या, उसको अकेला करना है ज़िंदगी से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, अब ये +3 है, इधर आके हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा जी पी अपॉन क्यू -3। यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पे इस वाले फॉर्म में जो राइट हैंड में है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर अंडर रूट 2 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा क्यू, ये हो जाएगा p - 3q। कोई दिक्कत। अब आप एक चीज़ बताइए, दिस इज़ रैशनल नंबर, सॉरी माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज, दिस इज़ एन इरेशनल नंबर और दिस इज़ ए रैशनल नंबर। क्या कभी पॉसिबल है कि रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, कभी भी हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट कांट बी पॉसिबल दैट रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। सो सीधे सीधे फिर वही वाली बात, अवर assumption is wrong, 3 + अंडर रूट 2 is an irrational number। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ तक, है ना। बहुत बढ़िया। एक इसी का लास्ट फॉर्म देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ सर अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करो, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको मैं लेट करूँगा रैशनल नंबर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे सर मैं ब्रेकअप कराऊँ किसका, ये देखो ना, अब मैं इसको इधर फेंकूँ उधर फेंकूँ कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में जहाँ दोनों अंडर रूट में हो तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। तो ये हो जाएगा जी 3 + 2 + 2 इंटू अंडर रूट 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, a + b का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, ब्रेकअप करा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकअप कराने में तो माहिर हैं अपन। तो 2 √6 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर इक्वल्स, अब ये देखो दोनों को ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा जी -5। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा जी -5। कोई दिक्कत। अब ये फिर से मेरे को ब्रेकअप कराना है, इसको मैं नीचे फेंक दूंगा। तो ये हो जाएगा जी अंडर रूट 6 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर -5q² अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये जो 2 था ये आ जाएगा नीचे। तो अब फिर से आप क्या बोलोगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, कैन नॉट बी पॉसिबल। सो आप क्या बोलोगे कि इट इज़ एन इरेशनल नंबर। बहुत
नकली सा सवाल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सेशन बहुत लंबा होने वाला है, और आप चाहते हो कि मैं इसके हर एक क्वेश्चन कराऊँ तो प्लीज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मुझे फ़ोटोज़ भेज देना, मैं सेशन अपलोड कर दूँगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि एवरीथिंग स्मूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, तो मैं एक बार 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 देख रहा हूँ क्योंकि कल लॉक पूरा ख़राब हो चुका था मेरा चैप्टर, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। सो हमारा एक और टॉपिक आ जाते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, एक मिनट में देख लेता हूँ ऊपर। टाइप 1 के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हम्म टाइप 1 कर लिए थे। दिस इज़ अवर टाइप 2 के क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, टाइप 2 में बहुत सारे सब पार्ट थे। अब आते हैं हम टाइप 3 पे। टाइप 3 के क्वेश्चन में आते हैं, है ना। टाइप 3 का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर अगर मैं आपको बोलूँ 0.6 बार, और आपको ना इसको एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उतारना है, या वल्गर फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है कि ये क्या किस में होना चाहिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ कि ऐसी बात है कि 0.12 को मुझे फ्रैक्शन में करना है, तो आप पॉइंट हटाओगे और नीचे जीरो बढ़ा दोगे, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन में आ गया। बट इस केस में मैं क्या करूँगा, अगर पॉइंट हटाऊंगा तो फिर जीरो बढ़ते रहेगा, तो 6 तो भाई चलता ही जा रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, आप इस पूरे नंबर को लेट 0.6 बार बी एक्स, तो मैं क्या ले लेता हूँ, इस 0.6 बार को एक्स ले लेता हूँ। अब इसको करने का बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड तरीका क्या है, आप लिखो इसको x इक्वल्स टू 0.6 बार, यहाँ तक पहले मैंने लिख दिया, जो आपको क्वेश्चन है बस एज इट इज़ लिख दो, x ले लो उसको। अब देखो बार पॉइंट के बाद कितने में बार है, एक ही में, तो उसको रिपीट कर दो। तो मैं सेकंड वाले स्टेप पे लिखूंगा x इक्वल्स टू 0.66 बार। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना अटेम्प्ट करो। अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन ऐसा होता, मान के चलो कि 0.123 और 23 पे बार होता सिर्फ, तो मैं क्या करता आपको पता है, मैं लिखता यहाँ पे कि x इक्वल्स टू 0.123 बार, और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता पता है, मैं करता 0.123 और फिर लिखता 23 बार, ऐसे करके करता। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे आप। समझ पा रहा मैंने ये वाला सेकंड वाला स्टेप क्या किया, ठीक है। अब आपको बहुत ईजी हो जाएगा करना। अब आप देखेंगे कि मुझे ना सम हाउ मुझे पीछे वाले कैसे ना कैसे रिजेक्ट करने हैं, ये पीछे वाले। और ये रिजेक्ट कैसे हो सकते हैं, जब मैं इसको इस फॉर्म में लेकर आऊँ, जब मैं सब्सट्रैक्ट करूँ तो पीछे वाले पूरे के पूरे कट जाएँ। तो मैं इसीलिए ये ड्रामा कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखें। अब इस नीचे वाली इक्वेशन में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा कहीं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6.6 बार। और ऊपर वाले को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, क्योंकि मुझे माइनस करूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब देखो, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर लूँगा तो हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 6.6 बार, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.6 बार। अब माइनस करता हूँ तो ये पूरा पीछे वाला हट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे बच जाएगा 9x। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 6/9। दिस इज़ अवर आंसर। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे से समझोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1.27 बार है ना, और 1.27 दोनों में बार है। तो इस क्वेश्चन को जरा अपने आप करो, जरा एक मिनट। कैसे कर सकते हैं, फिर से वही चीज़ करेंगे। लेट 1.27 बार बी एक्स, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1.27 होल की पावर बार। यहाँ तक क्लियर है। फिर अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से वही वाला काम करूँगा, और जो आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ, x इक्वल्स टू जितने पे भी बार है उसको दोबारा रिपीट करूँगा, तो 1.27 और फिर 27 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें मैं क्या करूँ कि पॉइंट शिफ्ट करके ना यहाँ पे आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 और 10, मतलब 10 मतलब यहाँ से देखो वंस टेंस, देखो ये हो गया वंस टेंस 100। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता है तो 10 से करना पड़ता, और यहाँ पे करना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो सेकंड वाली इक्वेशन को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा जी 100x इक्वल्स टू हो जाएगा 127.27। ये पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट था यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट शिफ्ट होके इधर आ गया। समझ पा रहे हो? दो जंप मारी इसने, इस पॉइंट ने जब दो जंप मारी तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो आप देखोगे तो ये मेरा आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर लूँ, मेरा काम बन जाएगा। तो ये जाएगा 100x इक्वल्स टू 127.27 और x इक्वल्स टू 1.27। बार ऊपर लगाना भूल गया मैं, ऊपर बार लगा लो। तो अब माइनस करूँगा तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 126 इक्वल्स टू, माइनस करूँगा आ जाएगा 99x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिवाइडेड बाई 99। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वाले टाइप थे हमारे टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, तो टाइप 4 के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि 7/6 मुझे विदाउट एक्चुअल डिवीजन करके बताओ कि क्या ये एक टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो भैया मैं 16 के फैक्टर्स ले लूँगा। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। भाई ये टर्मिनेटिंग है, ओनली 2 आ रहा है भाई इस पर। समझ पा रहे हो? तो इसमें मेरे को लगता नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करूँ इस पर। तो सीधे सीधे T4 के क्वेश्चन से जंप मारेंगे T5 के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ या मैं कुछ आपको सेशन थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है कि हाँ यार बंदे में दम है और कंटेंट में भी भाई मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर भी करो और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हमें आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत नीड है। सही बात है ना? क्योंकि हर, अब देखो मैं इसीलिए डिसकंटिन्यू हो जाता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, फिर यार मन नहीं करता। पर वही है कि सूनर और लेटर हम टीचर हैं, तो हमें भाई हमारा कर्तव्य है पढ़ाना। ठीक है, तो और हम पढ़ा ही रहे। ठीक है, अब आते हैं T5 में, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें वो जिसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब ये जो टाइप 5 के क्वेश्चंस है ना, इसके बहुत सारे सब टाइप है, मतलब कितने केस है ना इसके, कि मैं कितना ही बताऊं। पर सेशन तो लंबा हो ही रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये पूरा सेशन जरूर देखो, लाइक जरूर करो। और अगर जैसे आपको लग रहा है कि यार मेरे 1 घंटे की लिमिट है, मैं 15 मिनट का 20 मिनट की लिमिट है, तो रुक जाओ, उसके बाद दोबारा से उसको देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में सबसे पहला केस हम कर लेंगे, केस 1। केस 1 जो कि मैं बोलता हूँ नकली केस होता है, पहला केस होता है नकली केस, सबसे नकली घटिया, जिसे बोलूँ 1/√5। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो मुझे डिनोमिनेटर में, कभी भी डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला, नीचे वाला है डिनोमिनेटर, कभी भी डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर नहीं आ सकता। आने के लिए तो बिल्कुल आ सकता है, बट आप उसको ऐसे छोड़ोगे नहीं, आपको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1/√5, तो जो भी नीचे है एज इट इज़ मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ और एज इट इज़ इसी से डिवाइड भी कर लेता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको काटूँ तो ये मेरी इक्वेशन जो मेरी पहली वाली थी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं इसलिए इसको करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको वापस से मिटा देता हूँ, है ना? बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, मुझे इसको रैशनलाइज करना था, तो मैंने क्या किया, 1/√5, बिल्कुल √5 को मल्टीप्लाई भी किया, √5 को ही डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 इंटू 1 इज़ √5, और √5 इंटू √5 दैट इज़ √25। और इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँगा तो √25 आपको पता है 5, और अब ये जाके क्या हो गया, मेरा रैशनलाइज हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। दिस इज़ अवर टाइप 1 केस 1। बहुत ही नकली केस होते हैं। केस 1 का ही एक और केस ले लेते हैं। केस 1 का केस कर रहा हूँ मैं अभी, है ना? तो केस 1 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, विच इज़ 2√3/√5। तो आपको पता चल गया होगा मुझे करना क्या है, √5 से भी मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर भी √5 से। तो ये हो जाएगा, देखो 2 तो एज इट इज़ रहने वाला है, और 3 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √3 इंटू 5, 3 5 या 15, √15 अपॉन √25, विच इज़ इक्वलेंट टू
2√15 अपॉन 5। तो ये क्या हो गया, मेरा रैशनलाइज हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी है, सरल सा क्वेश्चन है। तो अगर मैं बोलूँ सर कि 2/√3 को रैशनलाइज कर दो सर, तो सिंपल से √3 अपॉन √3 हो जाएगा जी 2√3 अपॉन 3। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। दिस इज अवर केस 1, ठीक है, टाइप 5 का ये केस 1 है। अब आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2 बड़ा ही ईजी होता है, ये भी बड़ा ईजी केस है। जैसे कि 1/2 + 3 अगर मैं बोल दूँ अंडर रूट का, तो इसको सर कैसे रैशनलाइज करना है? सिंपल सी चीज़ है, जो आपको नीचे दे रखा है ना उसी को एज इट इज़ उतार दो, मल्टीप्लाई कर लो। 2√3, 2√3, बट एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पे प्लस है ना तो दोनों में माइनस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो दोनों में प्लस होता। क्लियर है कि नहीं है? मान के चलो अगर यहाँ पे कंडीशन में ऐसे कर देता कि यहाँ पे सर माइनस है तो इन दोनों में फिर प्लस होता। यहाँ तक क्लियर है? तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का मल्टीप्लिकेशन अगर इसके साथ कर दूँ तो एज इट इज़ ये ऐसे ही उतर जाएगा। और यहाँ पे आप आइडेंटिटी देख रहे होंगे कि a - b और a+b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। आप सीधे सीधे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 + √3 अपॉन 4 - 3। कोई दिक्कत? 2 का स्क्वायर इज़ 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो ये हो जाएगा 2 + √3 डिवाइडेड बाई 1 और ये हमारा रैशनलाइज हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारे आते हैं केस 2 के क्वेश्चंस। केस 2 का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ और मुझे आप इस पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर ये क्या होने वाला है, ठीक है। इसको 2 ले लेते हैं ना, इसको 1 मिनट, ठीक है। सो अगर मैं इसको करूँ सर तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ईजी है, घबराने की बात नहीं है। √3 + √2, √3 + √2, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा सर कि √3 + √2 और ये हो जाएगा a - b, a+b हो जाएगा a² - b² विच इज़ √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा सर √3 + √2, ये हो जाएगा सर 3 - 2 विच इज़ √3 + √2। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दिस इज़ अवर केस नंबर 2। आते हैं हमारे केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पे आ जाते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू 5 - 2√6 और मुझे फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड x - 1/x। बहुत ही गजब का क्वेश्चन होते हैं ये और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के। आपने x निकाल लिया, या देखो मैं इंडिविजुअल x तो आपको पता है, पर आपको इंडिविजुअल 1/x नहीं पता ना भी। तो सबसे पहले 1/x निकालते हैं। तो 1/x अगर मैं लिखूँ, 1/x तो हो जाएगा 1/5 - 2√6। तो क्या मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 + 2√6 अपॉन 5 + 2√6। तो ये हो जाएगा 5 + 2√6 अपॉन, ये हो जाएगा 25 माइनस 2√6 का अगर मैं होल स्क्वायर कर लूँ तो 2 × 4 और ये हो जाएगा 6 विच इज़ 24। तो मेरे पे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है 5 + 2√6। तो 1/x आ गया मेरा 5 + 2√6 और x तो मेरा है 5 - 2√6। तो मैं सीधे सीधे अब यहाँ पे माइनस करने वाला हूँ। तो 5 - 2√6 माइनस, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे कुछ करके था ना, और 1 आ जाएगा मेरे पे 5 + 2√6, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5 - 2√6 माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 5, ये भी खुल जाएगा तो ये हो जाएगा √6। अब ध्यान से देखेंगे आप तो ये क्या हो रहा है, हम्म हम्म तो आप ये देख पाएंगे कि पूरा एज इट इज़ कट गया है और क्या आ जाएगा यहाँ पे -4/√6। तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं विच इज़ माई -4/√6 मेरा आंसर आ चुका है।
तो ये दिस इज़ अवर टाइप 3 के क्वेश्चन, और ये बड़े ईजी होते हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है इस पर, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है। हम्म। तो दिस इज़ अवर टाइप 3। आते हैं हमारे केस 3 पे, तो होम ने कर लिया, अब आते हैं केस 4 पे। और केस 4 भी बड़ा इजी होते हैं। केस 4 का एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ पहले पे, उसको आप लिख लीजिए। 5 + 3√2 अपॉन 5 - 3√2 इक्वल्स टू a + b√2। अब जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज़ अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ अवर राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये दोनों आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके लेफ्ट हैंड में ना, उसको रैशनलाइज कर दो। तो 5 + 3 अंडर रूट, मतलब 5 + 3√2 अपॉन 5 - 3√2। इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, देखिए। 5 + 3√2, ये हो जाएगा 5 - 3 +3√2। ठीक है, अब आप ऊपर वाले को देखेंगे कि ये a + b का होल स्क्वायर बन चुका है, और नीचे वाले को देखेंगे ये हो जाएगा a² - b²। देखिए ज़रा, ये देखो देखो, पूरा का पूरा एक जैसा ही है, पूरा का पूरा एक जैसे ही है। तो मतलब a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर। और ये क्या है, a - b a + b विच इज़ a² - b²। तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। अब आप इसको खोल दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 + 3√2 का होल स्क्वायर अपॉन 5 का होल स्क्वायर -3√2 का होल स्क्वायर। मैं बिल्कुल छोटे छोटी चीज़ों से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी पूरा सेशन अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एम एल अगर का मैंने किया है, और मैं हर बच्चे को पहले इंटेलिजेंट बच्चा समझ के करवाता था। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि भैया मैं डायरेक्ट करूँगा तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। तो फिर वो बोलते हैं सर आपको पढ़ाना नहीं आता, तभी आपके इसमें व्यूज़ नहीं आते। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ सुन के भी। पर चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। अब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा कितना, a² + b² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 9 × 2। ठीक है, प्लस 2 × 5 × 3√2। तो मैंने a² + b² + 2ab मैंने किया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा जी 25 + 9 × 2 = 18 प्लस ये हो जाएगा 30√2। 8×5 = 13, और ये हो जाएगा 2×3 = 4 43 + 30√2। ठीक है, तो ये मेरा आ गया लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, तो ये हमारे को राइट हैंड के इक्वल रखना। राइट हैंड मेरा था a + b√2। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि a मेरा हो जाएगा 43, और मेरे पे b जो हो जाएगा विच इज़ 30। तो दिस इज़ अवर टाइप 4 है ना, टाइप 4 का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। सिमिलरली टाइप 4 पे, टाइप 3 पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। कि जैसे आपको ये एक्स दे देगा, फिर वो बोलेगा कि x² + 1/x² निकालो, है ना, या x³ + 1/x³ निकालो। तो ये बड़ा इजी होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती इस पर, है ना। तो टाइप 4 का भी हमने अभी क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, ओके। टाइप, हाँ, केस 4 कर लिया, केस 5 कर लेते हैं। केस 5 कर लेते हैं। तो केस 5 क्या है, ओके। केस 5 कुछ इस प्रकार है कि बोल रहा है इफ़, वो आपको बोल देगा कि √5 की वैल्यू है, √5 की वैल्यू है 2.236, और √3 की वैल्यू है 1.732। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा दे देगा, और फिर आपको बोलेगा कि फाइंड कर 4/√5
प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दे देगा। अब मुझे आप ये करके बताओ, फाइंड करके बताओ ये कैसे फाइंड होगा। सिंपल सी बात है, इसको आपको रैशनलाइज कर देना है जहाँ भी आपको दिख जाए ना ये। अच्छा माइनस है ये, ठीक है, कभी कभी हमारे साथ भी गलती हो सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अंडर रूट 5 की वैल्यू दिए, अंडर रूट 3 की वैल्यू दिए, तो आपको सीधे आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो मैं इसको कर दूंगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 5 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा जी 5 का अंडर रूट 5 हो जाएगा 5 और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा जी 4, ब्रैकेट ले लूँगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। देखो इन दोनों में मैंने 4 कॉमन ले लिया है ना, तो ये हो जाएगा कितना, होल अपॉन 2। ये 2 से 2 कट गया, आंसर आ जाएगा 2। अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी थी, 2.236 और अंडर रूट 3 की वैल्यू मुझे पता है 1.732। अब आपको माइनस करना है 2.236 1.732, तो ये हो जाएगा 40, इधर से कैरी लिया 7 8 9 10 11 12, ये हो जाएगा जी 5, ये हो जाएगा 0.54 है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.504। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसको भी मल्टीप्लाई करूँ क्या, 4 2 जा 8, 0 5 2 जा 10, आ जाएगा जी कितना, इतना आ गया। तो आंसर आ जाएगा कितना मेरे पे, अब इतना करूँगा तो एक शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 1.008। समझ पा रहे हो आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा। केस 5 कर लिया, केस 6 लास्ट कर लेते हैं, लास्ट केस कर लेते हैं भाई, लास्ट केस कर लेते हैं, केस 6 कर लेते हैं। अब केस 6 कुछ बहुत ही अजीबो गरीब आ जाएगा, जैसे कि अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2, और ऐसे ही चलता रहेगा, बड़ा सा होगा कुछ। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सबसे पहले इसको इंडिविजुअली रैशनलाइज करो, इसको इंडिविजुअली रैशनलाइज करो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अभी हम ICSE 9th में मैं फोकस कर रहा हूँ। सेशन जो है हमारा 24-25 है। मैं सारे चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ अपलोड, ठीक है। इस पूरे सेशन में मैं अपलोड करता रहूँगा ICSE 9th एंड ICSE 10th, और मैं पूरा फोकस सिर्फ मैथ्स में करूँगा। और मैं सब्जेक्ट्स, अभी मेरे पे कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, अगर होगा तो भाई ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ वो आप पे ज़रूर डालेगा, पर मैं मैथ्स कराने वाला हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। हम बहुत मेहनत करते हैं इस सेशन को बनाने के लिए, तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार वर्थ है, सब्सक्राइब कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो कर लो भाई, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो ICSE 10th का होने वाला है। एक और चीज़, आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिए, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, ML अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन आपको आई बटन पे मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय, लव यू।